तो बच्चों आज का चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है रिटर्न ऑफ इनकम। ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है जो सीएमए इंटर में सीएमए फाइनल में दोनों में आता है। इंटर में इसकी 5 से 6 नंबर की वैल्यू है और फाइनल में 2, 3, 4 नंबर का ही आ जाता है अक्सर। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से, थ्योरेटिकल नॉलेज के हिसाब से, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारा वीडियो ये देखेंगे और समझेंगे। जो बातें ना समझ में आए आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत होती है इस वीडियो के अंदर। तो लेट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब क्या है, जिसको ITR भी कहा जाता है। कुछ बच्चे रिटर्न का दूसरा मीनिंग निकाल लेते हैं। रिटर्न का वास्तविक मीनिंग अगर देखा जाए तो वापसी होता है, जैसे आप पढ़ते होंगे सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, लेकिन उसमें मीनिंग दूसरा होता है। जैसे एग्जांपल अगर बताएं हम सेल्स रिटर्न की, तो सेल्स रिटर्न में आप जानते हो सेल का मतलब बेचना, और जो सामान बेचा गया है जब वो मेरे पास वापस आता है तो उसको हम लोग सेल रिटर्न बोलते हैं। लेकिन जो यहाँ हम लोग रिटर्न पढ़ने जा रहे हैं, ये रिटर्न वो वापसी वाला नहीं है कि हमने इनकम टैक्स ज़्यादा जमा कर दिया तो मुझे वापस मिल रहा है तो उसको हम रिटर्न बोलेंगे ना, उसका नाम होता है रिफंड। रिटर्न जो है वो एक इनकम टैक्स का ब्यौरा दिया जाता है। जो भी आपने कमाया है प्रीवियस ईयर में, उस कमाई पे जो भी टैक्स बनता है वो आपने जमा किया नहीं जमा किया, रिटर्न, उस इनकम का पूरा ब्यौरा दिया जाता है। उस ब्यौरा देने वाले प्रपत्र को हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न या रिटर्न ऑफ इनकम के नाम से जानते हैं। सरल शब्दों में इसको ITR की भाषा में जाना जाता है। ITR कई तरीके के होते हैं, ITR 1 से लेकर 7 तक। किसी को ITR 1 भरना पड़ता है, किसी को 2, किसी को 7, किसी को 5, तो सबके लिए अलग अलग ITR बने हैं। वो भी हम लोग अभी वीडियो में देखेंगे कि किस आदमी को कौन सा रिटर्न भरना चाहिए। जैसे आपको पिछली क्लासेस में बताया जा चुका है कि कई टाइप के पर्सन होते हैं, जिसमें इंडिविजुअल होता है, फर्म होता है, AOP, BOI, AJP, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, हर टाइप के पर्सन होते हैं। 7 टाइप के टोटल पर्सन होते हैं। तो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट हैं ITR के रिस्पेक्ट में। ITR को सही समय के अंदर भरना पड़ता है। ITR आप कब भरते हो उससे उसका टाइप डिसाइड होता है। जैसे एक सेक्शन है 139(1) जिसमें ITR की ड्यू डेट के बारे में बात करी गई है, अभी वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। उस डेट के अगर अंदर आप अपना ITR फिल कर देते हो तो उसको बोला जाता है रिटर्न फिल्ड विद इन द ड्यू डेट ऑफ ITR। उस डेट के अगर बाद भरते हो और एक स्पेसिफिक डेट के अंदर, ठीक है, मतलब उस असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने से पहले और ITR की डेट के बाद में, तो उसको बोलते हैं हम लोग बिलेटेड रिटर्न। एक बार रिटर्न में कुछ अगर गलती हो जाए तो उसको आप सुधार भी सकते हैं, और जब उस गलती को सुधारने के बाद आप रिटर्न को फिर से फाइल करते हो तो उसको रिवाइज रिटर्न भी कहा जाता है। ये सब आगे की अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। तो ये तो बेसिक बैकग्राउंड हो गया इस चैप्टर का जो हमने आपको बताया। अब हम लोग किताब से पढ़ेंगे इसमें कि कहाँ क्या क्या बातें लिखी हुई हैं और उनका मीनिंग समझाया जाएगा आपको, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, किताब में देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये CMA फाइनल की किताब है और इस किताब का जो कंटेंट है लगभग वही कंटेंट हर किताब में लिखा हुआ है। यानी CMA इंटर की किताब में वही कंटेंट है, BCom की किताब में लगभग वही कंटेंट है, BCom ऑनर्स, MCom, जहाँ भी DT है, मतलब डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, वहाँ पूरा कंटेंट आपको यही मिलने वाला है। तो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट इस बात पे ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं उनको कि हम फाइनल की किताब से दिखा देंगे। फाइनल किताब में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग फाइनल की किताब चुन रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो इन रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में देखिए तो ये कंटेंट हम लोग को पढ़ने को मिलेंगे। इंट्रोडक्शन जो हमने आपको बताया शुरुआत के 4-5 मिनट में, इसके बाद फॉर्म्स आते हैं। इन फॉर्म्स में अगर हम लोग देख पाएँ तो ये 1 से लेकर 7 तक फॉर्म आपको दिखाए जा रहे हैं। इनको अलग अलग तरीके से भरना पड़ता है। जैसे अभी हमने आपको वीडियो में बताया था कि 7 टाइप के पर्सन होते हैं। उन पर्सन की अगर बात की जाए तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए। जैसे कि एक होता है भाई इंडिविजुअल, दूसरा फर्म में ही LLP आ जाती है,
तीसरा हो गया आपका कंपनी, चौथा हो गया एओपी एंड बीओआई। एओपी बीओआई का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसके बाद होता है एजेपी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। फिर एक होता है भाई साहब एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और सबसे लास्ट में एक होता है लोकल अथॉरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात हम लोग ये करेंगे कि आईटीआर किसको भरना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप आईटीआर भरें, एक क्राइटेरिया है जिससे ये निर्धारित होता है कि आपको आईटीआर भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो एक एक के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कब किसको आईटीआर भरना चाहिए और नहीं भरना चाहिए। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखा जाए एवरी पर्सन, हर पर्सन के बारे में बात किया गया है अलग अलग। जैसे कि कंपनी और फर्म को आईटीआर भरना ही भरना है, उनके लिए आईटीआर भरने से मुक्ति नहीं, चाहे वो उन्होंने पैसे कमाए हों चाहे ना कमाए हों, चाहे इवन इफ अगर लॉस भी हुआ है तब भी कंपनी और फर्म को अपना आईटीआर विद इन द ड्यू डेट ऑफ 139(1) सबमिट करना पड़ेगा। जो आईटीआर की ड्यू डेट है वो इस सेक्शन में लिखी हुई है। ये सेक्शन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ी ही देर बाद। तो कंपनी और फर्म को क्या है, हमेशा आईटीआर भरना है, इनकम नेगेटिव हो तब भी। इसके बाद कंपनी और फर्म को छोड़ के जो पर्सन बचे, यानी बाकी बचे हुए हम 5% की बात कर रहे हैं। इन पांचों को आईटीआर तब भरना पड़ता है जब इनकी इनकम, कौन सी इनकम, विदाउट गिविंग इफेक्ट टू सेक्शन 54 से लेके ये सारे चैप्टर 6A। चैप्टर 6A में वो डिडक्शन लिखे हुए हैं जो आप जीटीआई से देते हैं, सेक्शन 80C से लेके 80U तक वाले। तो कुल मिला के सरल शब्दों में कहा जाए तो बिना किसी डिडक्शन दिए अगर आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, जिसको हम लोग MEL यानी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट बोलते हैं, उसी चीज को किताब में इतनी बड़ी लाइन में लिखा जाता है, अमाउंट एक्सीड विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। यानी इसको सरल शब्दों में कह सकते हैं मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, जो कि इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख रुपए है। वो भी डिसाइड करता है कि आप रेजिडेंट हो और आपकी एज क्या है, उसके हिसाब से देखा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो वो मिनिमम 2.5 लाख रुपए होती है। तो आप आसानी से कह सकते हो कि अगर कोई रेजिडेंट है जिसकी एज 60 साल से नीचे है तो उसकी इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट टू डिडक्शंस, यानी आप सरल शब्दों में कह सकते हो ग्रॉस टोटल इनकम। यानी कंपनी और फर्म को हमेशा आईटीआर भरना पड़ता है, और कंपनी फर्म को छोड़ दें तो बाकी के पर्सन के लिए ये है कि अगर उनकी जीटीआई, यानी इस बात को, इतनी बड़ी बात को हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हमारी क्या हो, जीटीआई एक्सीड कर रही हो किससे, MEL से, सरल शब्दों में। तो इतना पैराग्राफ आपका इस बात में समा जाएगा। यानी आप कह सकते हो कंपनी और फर्म के लिए हमेशा भरना पड़ता है, और बाकी लोग के लिए अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो उनको आईटीआर भरना पड़ेगा, कंडीशन फुलफिल नहीं है तो आईटीआर भरने की कोई नीड नहीं। आगे चलते हैं। इसके बाद इसका एक एक्सेप्शंस है, अगर कोई इंडिविजुअल जो बेनिफिशियरी है किसी एसेट्स में या इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया वेयर इनकम इफ अक्रूवल एंड राइज, ठीक है, आउटसाइड इंडिया दुनिया भर की कहानी लिखी हुई है। यानी कुल मिला के कहानी ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल हुआ और आपकी इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपए से कम भी है, लेकिन आप फॉरेन में किसी एसेट के मालिक हो या किसी एसेट पे आपका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है, इवन इफ अगर कोई अकाउंट भी आपका फॉरेन में है और वहाँ से आप 2, 4, 10 रुपये 20 रुपये इंटरेस्ट कमाते होगे, तो ये आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। ऐसी दशा में आपको आईटीआर से मुक्ति नहीं मिलेगी, भले ही आपकी इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से कम क्यों ना हो। ठीक है, तो ये बात का भी थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद है मैंडेटरी फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ हायर वैल्यू ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये बेसिकली फाइनल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इंटर में इसका कुछ है नहीं, तो फाइनल वालों के लिए ये चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी इंटर में ये चीज़ नहीं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप हायर वैल्यू का ट्रांजैक्शन करते हो, 5-6 ट्रांजैक्शन लिखे हुए हैं, तो इनको एक बार रीड कर लेंगे आप लोग। इनमें अगर बताया गया है कि इन वैल्यू से ज़्यादा का अगर ट्रांजैक्शन करते हो, तो ऊपर की कंडीशन में अगर आप नहीं भी फॉल कर रहे हो कि आपको ITR भरना चाहिए, तब भी इस केस में आपको ITR भरना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ फाइनल वालों के लिए है, तो यहाँ से आप लोग रीड कर लेना। कोई समस्या हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके बाद बात करें बेटा रिटर्न के फॉर्म्स की। ये रिटर्न ऐसे नहीं जाते हैं, रिटर्न के कई मोड होते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर्म से पढ़ने पहले तो हम मोड ही देख सकते हैं। ये हमारे रहे 4 मोड। इन 4 मोड में अपना ITR आप फिल कर सकते हो। पहला मोड हो गया भाई पेपर फॉर्म। पेपर फॉर्म मतलब ऑफलाइन आप कह सकते हो, आपको फॉर्म मिलेगा प्रिंट आउट फॉर्म में, उसमें आप फिलिंग करिए सारी बातें और जमा कर दीजिए जाके डिपार्टमेंट के अंदर। दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न विद डिजिटल सिग्नेचर। अब बात आ गई यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की, जिसको सरल शब्दों में DSC कहा जाता है। बहुत ही फेमस वर्ड है ये। DSC क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, जिसमें आपको फिजिकली साइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आप DSC के थ्रू आप अपने सिग्नेचर वेरीफाई करवा सकते हो। तो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भरेंगे, आपको पेन से साइन नहीं करना पड़ेगा, डिजिटली साइन हो जाएगा और DSC बनवाया जाता है। उसकी अपनी प्रिस्क्राइब फीस होती है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में होती है पेन ड्राइव फॉर्म में, उसमें लगा दिया जाता है, वो अपने आप वेरीफाई कर लेता है। तीसरा होता है ट्रांसमिशन द डेटा इन द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली देयर आफ्टर सबमिटिंग वेरिफिकेशन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ITR-V। ITR-V जो होता है वो कोई ITR नहीं है, ये एक एक्नॉलेजमेंट है। जो आप ITR फिल करते हो कंप्यूटर में, उसके बाद जैसे एक रिसिप्ट मिलती है, उस रिसिप्ट का नाम है ITR-V। इसको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट कहा जाता है। इस रिसिप्ट को एक पन्ने की होती है, इसमें नीचे साइन करने की जगह होती है, उसमें आप साइन करके बाद में भेज सकते हो। मतलब पहला था पेपर फॉर्म में आप फिजिकली पेन से भरोगे, अपने साइन करोगे, डिपार्टमेंट जाओगे, आप जमा करोगे। दूसरा क्या है, आपको कंप्यूटर में भरना है ऑनलाइन मोड में और DSC लगा देना है, साइन करने की नीड नहीं है। तीसरा है कि आपको भरना ऑनलाइन ही है और उसका बाद में प्रिंट निकालना है और फिर ITR जो प्रिंट निकालोगे उसको बोलेंगे ITR-V। उसमें आप साइन करके 120 दिन के अंदर डिपार्टमेंट भेजोगे, ठीक है। और चौथा होता है फिर से आप ऑनलाइन भरोगे, लेकिन अब की आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड EVC की मदद से अपना रिटर्न वेरीफाई कर दोगे। क्योंकि कोई भी रिटर्न जब तक आप वेरीफाई नहीं करते हो, मतलब जब वेरीफाई करने का मतलब ये है, जैसे पेपर फॉर्म का जो रिटर्न होता है वो अपने साइन से वेरीफाई किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न सेकंड नंबर वाला DSC से वेरीफाई होता है। थर्ड नंबर वाला जब आप इस पर साइन करके भेजते हो डिपार्टमेंट में तब वेरीफाई होता है। और चौथे नंबर वाला इसके थ्रू वेरीफाई होता है। जब तक रिटर्न आपका वेरीफाई नहीं होगा तब तक वो रिटर्न नहीं है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा माना जाएगा जैसे आपने रिटर्न भरा ही नहीं। तो अभी कैसे भरना है अब, यानी आपने देख लिया कि भाई 4 मोड में हम अपना रिटर्न भर सकते हैं। अब मजे की बात यह है कि हर इंसान के पास ये चारों ऑप्शन नहीं। कुछ लोगों के पास ये 4 ऑप्शन होते हैं, कुछ लोगों के पास केवल एक ही ऑप्शन होता है, कुछ लोगों के पास 3 ऑप्शन होते हैं, कुछ के पास 2 ऑप्शन होते हैं। यही अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा पर्सन किस मोड में अपना ITR भर सकता है। तो ये मोड, किस मोड में कौन पर्सन भरेगा, वो हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। कंपनी और पॉलिटिकल पार्टी, ये दोनों लोग सिर्फ मोड नंबर 2 यानी इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑनलाइन विद DSC ही अपना रिटर्न फाइल करेंगे। यानी इन लोग के पास वो 4 रास्ते नहीं हैं, केवल एक ही रास्ता है। हर कंपनी, हर पॉलिटिकल पार्टी, हम लोग ध्यान रहे बेटा, पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, एक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, एक MP MLA की बात नहीं कर रहे हैं, मोदी जी की बात नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं। आप सरल शब्दों में कह सकते हो हम सपा की बात कर रहे हैं, BJP की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करना सीखिए। इसके बाद बात आती है फर्म, LLP, इंडिविजुअल और HUR। अगर इनको ऑडिट कराना ज़रूरी होता है, ज़रूरी, ध्यान रहे,
जबरदस्ती आप ऑडिट करा लोगे तो ये मोड आपको नहीं मिलेगा। ऐसी फर्म, ऐसी LLP, ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे HUF जिनको ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है, उनके लिए भी यही नियम कानून चलेगा, यानी वो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और DSC के थ्रू ही वेरीफाई करा सकते हैं अपने रिटर्न। इसके बाद इंडिविजुअल जो रेसिडेंट हो अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब सरल शब्दों में कहो ना कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिविजुअल और अ रेसिडेंट इन HUF, फिर लिखा हुआ है अदर देन नॉट ऑर्डिनरी, मतलब सरल शब्दों में कहो कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिविजुअल या ऑर्डिनरी रेसिडेंट HUF, अगर इनका कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आउटसाइड इंडिया या किसी भी फॉरेन वाले अकाउंट में ये साइनिंग अथॉरिटी है, तो भी इनको इसी मोड में अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड में और DSC के थ्रू। और कोई पर्सन जो सेक्शन 90, 90A और 91, ये कुछ रिलीफ होती हैं जो अभी हम लोग चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, अलग से पूरा चैप्टर है रिलीफ नाम का, तो वो पढ़ेंगे। तो जो लोग 90, 90A और 91 के रिलीफ लेते हैं उनको भी इसी मोड में अपना रिटर्न भरना पड़ता है। इसके बाद बाकी बचे हुए इंडिविजुअल HUF जो ऊपर नहीं आ पा रहे थे, इनकी एक कंडीशन है, अगर इनकी उम्र 80 साल या उससे ज़्यादा है, रिटर्न में जो इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, और जो लोग ITR 1 और 4 भर रहे हैं, तब ये सारी बातें फुलफिल हो, ठीक है। एज 80 साल से ज़्यादा हो या इन दोनों में एंड लगा हुआ है, यानी उम्र 80 साल से ज़्यादा हो तो आप भर सकते हो चारों में से किसी मोड में, या फिर उम्र 80 साल से ज़्यादा नहीं है लेकिन आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है और साथ ही साथ आप सिर्फ और सिर्फ ITR 1 और 4 भर रहे हो, तो भी आप चारों में से किसी मोड में अपना रिटर्न भर सकते हो। और इन सब में जो लोग फॉल नहीं कर रहे हैं उनके लिए कोई मोड चलेगा पेपर मोड छोड़ के। पेपर मोड सबसे पहला वाला मोड था जो हम लोगों ने देखा था, तो पहला मोड छोड़ के बाकी तीनों मोड में आप भर सकते हो अगर यहाँ फॉल नहीं कर रहे। तो ये आपने देखा कि रिटर्न में आपको कैसे कौन सा मोड अपनाना है अपना रिटर्न भरते समय। इसके बाद जो रिटर्न, ज़्यादातर रिटर्न ऑनलाइन ही भरे जाते हैं क्योंकि ऑफलाइन रिटर्न भरने के बहुत सारे ड्रॉबैक होते हैं, इसलिए कोई ये रिस्क नहीं लेता है ऑफलाइन रिटर्न भरने वाला, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ें होने की संभावनाएं रहती हैं, इसलिए 99% जो SCs होते हैं वो अपना रिटर्न ऑनलाइन मोड में ही भरा करते हैं। अब ऑनलाइन में भी दो रास्ते होते हैं, एक है ऑनलाइन फॉर्म की तरीके आप फिल करते जाओ, डेटा सेव होता जाए, और एक होता है यूटिलिटी के थ्रू। अब ये यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी कह सकते हो आप, एक एक्सेल सीट होती है, वो आप डाउनलोड कर लेते हो अपने कंप्यूटर में, फिर उसको आराम से पूरा फिल कर देते हो। कंप्यूटर में फिल करते समय नेट नहीं होना चाहिए आप में, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा फिल कर सकते हो, फाइल को सेव करके फिर अपलोड कर दोगे। मतलब आप जो फॉर्म भरते हो, पहले तो आप फॉर्म डाउनलोड कर लेते हो, फिर कंप्यूटर में ही फॉर्म को भरते हो, फिर अपलोड कर देते हो। इसको बोलते हैं कि आप अपना रिटर्न ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू भर रहे हो, और अगर डायरेक्टली ऑनलाइन फिल करोगे तो उसको ऑनलाइन कहा जाता है, ठीक है। वो अगले पन्ने पे आपको यहाँ मिलने वाला है कि आप डायरेक्टली ई फाइलिंग कर रहे हो। अब रिटर्न भरने के लिए, ऑनलाइन रिटर्न भरने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है किसी भी एसएससी का, अगर वो पहली बार ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये 5-6 बातें हम लोग को चाहिए होती हैं, जैसे एसएससी का नाम क्या है, एसएससी का पैन नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको अपनी चॉइस का डालना पड़ता है। ये 6 बातें जब आप फिल कर देते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है इस वेबसाइट पे।
ठीक है। तो इनकम टैक्स की साइट जो यहाँ पे लिखी हुई है इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in, इस पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद कभी भी आपको लॉगिन करना है तो लॉगिन करने के लिए आपको 3 बातें उसमें भरनी होती है। यूज़र आईडी कुछ नहीं होता, जो आपका पैन नंबर है वही आपका यूज़र आईडी हो जाता है। पासवर्ड आपने जो यहाँ अपनी चॉइस का भरा था वो आपका पासवर्ड डालना पड़ता है, और डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ती है। और अगर कोई कंपनी है, फर्म है, तो उसका इनकॉर्पोरेशन डेट होता है, ठीक है, जिस दिन आपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया है वो डेट चलती है। इंडिविजुअल के केस में डेट ऑफ बर्थ, बाकी सबके केस में इनकॉर्पोरेशन डेट वहाँ पे ली जाती है। तो ये तीनों बात तो डालेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद अगर यूटिलिटी के मोड में भर रहे हो तो यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको भरेंगे। भरने के बाद उस फाइल को प्रीफिल्ड एक्सएमएल आपको जनरेट हो जाएगा। जनरेट करने के बाद उसको क्या कर देंगे हम लोग, वापस अपलोड कर देंगे। ये सारी यहाँ पे प्रक्रिया लिखी हुई है जो आप अपना हल्का हल्का देख सकते हो, पढ़ सेव जनरेट करना है, फिर सेव करना है, फिर जाके अपना भर देना है। उसके बाद दुनिया की कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। इसके बाद आते हैं डायरेक्टली ई फाइलिंग करने वाला। लॉगिन करेंगे हम लोग, फिर अपना चेक करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म करेंगे कौन सा है। इसके बाद असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे, ITR का फॉर्म चूज़ करेंगे, लिस्ट में से ITR 1 2 3 4, ठीक है। फिर प्रिपेयर एन ऑनलाइन मोड, मतलब डायरेक्टली भरना है मुझे, ठीक है, ये सब। इसके बाद हम लोग अपना इनकम का ब्यौरा भर देंगे सारा। उसके बाद अपना वेरीफाई कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर करना चाहें DSC के थ्रू, या आधार OTP, या बैंक अकाउंट डिटेल का EVC होता है, डीमैट अकाउंट का EVC क्रिएट किया जाता है। इन सब के थ्रू अपना वेरिफिकेशन आप कर सकते हो। मतलब दोनों में लगभग सेम है। पहले वाले में क्या होता है कि आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर लेते हो, भर करके अपलोड कर देते हो, फिर वेरीफाई करा देते हो। इसमें क्या होता है कि आपको जो फॉर्म की फिलिंग करनी होती है वो भी डायरेक्टली करनी होती है, ऑनलाइन ही करनी होती है। बस इतना डिफरेंस है, बाकी लगभग दोनों चीज़ें लगभग सेम है। अब जो ई फाइलिंग का पोर्टल है, ई फाइलिंग का जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है, उस पर आप क्या क्या सुविधाएं और उठा सकते हो, ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं ई फाइलिंग पोर्टल के अंदर। 4 नंबर में सवाल आ जाता है थ्योरी के अंदर। तो आप अपना 26 AS फॉर्म भी कर सकते हो। 26 AS जो फॉर्म होता है वो बेसिकली TDS का फॉर्म होता है कि आपका TDS कहाँ और कितना कटा है प्रीवियस ईयर में। इसका ब्यौरा मिलता है आपको 26 AS के अंदर। तो आप अपने प्रीवियस ईयर में चेक कर सकते हो कहाँ कितना TDS गया है। इसके बाद जो आपने ई रिटर्न फाइल किया है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो कभी भी फ्यूचर में, ठीक है। XML प्रीफिल्ड जनरेट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए आपको फॉर्म भरना नहीं आता, कहाँ कैसे क्या भरना है, तो एक ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ दूसरे व्यक्ति का आपको मिल जाएगा, उसके देखते देखते अपना फॉर्म आप भर सकते हो। ई वेरिफिकेशन कर सकते हो, जैसे अभी आपको बताया था EVC के थ्रू आप ई वेरिफिकेशन कर सकते हो, EVC जनरेट कर सकते हो, ठीक है। आधार लिंकिंग है, ई प्रोसेसिंग है, रिटर्न फाइल करना है, रेक्टिफिकेशन करना है, ये सारे काम इनकम टैक्स के पोर्टल ई फाइलिंग पोर्टल पे मिल जाते हैं आपको। वहाँ से आप ये सारे काम कर सकते हो। ये फैसिलिटी आपको मुहैया करवाई गई है इनकम टैक्स की वेबसाइट। अब बात आती है ड्यू डेट की, कि इनकम टैक्स रिटर्न आप किस डेट तक सबमिट करोगे, इसी को कहा जाता है ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अंडर सेक्शन 139(1) ये बताता है कि कब आपको अपना ITR सबमिट करना है, ठीक है। तो ITR की जो हम लोग अगर डेट यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो एक डेट आपको 30 नवंबर दिख रही है, एक डेट 30 सितंबर दिख रही है, और 31 जुलाई दिख रही है। 30 नवंबर और 30 सितंबर स्पेसिफिक केस में लगती हैं, बाकी सारे केस में 31 जुलाई लगती है। सरल तरीके से अगर इसको बताया जाए तो कुछ इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। एनी पर्सन
रिक्वायर्ड टू सबमिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E। एक 92E की रिपोर्ट होती है जो उन लोगों को सबमिट करनी पड़ती है जिन्होंने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया होता है प्रीवियस ईयर। ये जो रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, इस रिपोर्ट को सबमिट करने की जो तारीख है वो 30 नवंबर है। और जब तक आप ये रिपोर्ट सबमिट नहीं कर लेते हो तब तक आप ITR फिल नहीं कर पाते हो। इसलिए उन लोगों के ऊपर ITR की जो डेट है वो चली जाती है क्या, 30 नवंबर। 30 नवंबर कब की? 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। यानी अगर आप प्रीवियस ईयर 2019-20 का रिटर्न भर रहे हो तो इसकी डेट चली जाएगी 30 नवंबर 2020। ठीक है, तो ध्यान रहे जो भी 30 नवंबर 30 सितंबर बोला जाएगा वो असेसमेंट ईयर का होगा, ना कि प्रीवियस ईयर का। फिर से बताते हैं, कोई भी पर्सन जिसको 92E की रिपोर्ट सबमिट करनी हो, और ये रिपोर्ट उन्हीं लोगों को सबमिट करनी होती है जिन्होंने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया होता है प्रीवियस ईयर के अंदर। दूसरा, कंपनी के लिए कोई माफी नहीं है। कंपनी को 30 सितंबर को भरना होता है, ठीक है, यानी 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। फर्म, HUF, इंडिविजुअल एटसेट्रा, मतलब बाकी बचे हुए पर्सन, इन लोग के लिए दो कहानी है, पहली और दूसरी। इफ रिक्वायर्ड टू ऑडिट, और ऑडिट में भी कंपल्सरी ऑडिट, यानी ऑडिट कराना अगर इनको ऊपर मैंडेटरी होता है तो इनकी डेट चली जाएगी 30 सितंबर। और अगर ऐसा मैंडेटरी नहीं होता है, यानी नॉट रिक्वायर्ड टू ऑडिट, तो फिर 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो वही सारी बातें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, यहाँ से भी आप अपना पढ़ सकते हो। एक बार फिर से रिवाइज करना चाहेंगे, कोई भी पर्सन जिसको 92E की रिपोर्ट सबमिट करनी हो उसके लिए 30 नवंबर। कंपनी के लिए हमेशा 30 सितंबर, चाहे ऑडिट कराना हो चाहे ना कराना हो, कोई भी कंडीशन नहीं है कंपनी के केस में। फर्म, HUF, इंडिविजुअल, AOP, BOI, पॉलिटिकल पार्टी, बाकी जितने भी लोग बसते हैं उनके लिए दो कहानी है। अगर इनको ऑडिट कराना कंपलसरी है तो 30 सितंबर, अदरवाइज 31 जुलाई। और एक बात और ध्यान रखनी है, पार्टनर्स ऑफ फर्म, यहां पे फर्म की बात करी गई थी। अगर मान लीजिए कोई XYZ फर्म है तो X और Y और Z को भी अपना पर्सनल रिटर्न भरना पड़ेगा। वो कब भरेंगे ये ध्यान रखना है। पार्टनर्स के लिए ध्यान रखना है, पार्टनर्स पे दो बातें हैं। अगर इनकी फर्म को ऑडिट कराना कंपलसरी है, क्या बताया, पार्टनर्स ऑफ फर्म में भी दो बातें हैं। इफ हिज और हर फर्म लाइबल टू ऑडिट, लाइबल ना लिखें, रिक्वायर्ड लिख सकते हैं। अगर इनकी फर्म को ऑडिट कराना कंपलसरी है तो इनके पार्टनर्स जो होंगे उनके लिए भी डेट चली जाएगी हमारी क्या, 30 सितंबर। और अगर ऐसा नहीं है, यानी इफ हिज और हर फर्म नॉट रिक्वायर्ड टू ऑडिट, तो इनके लिए 31 जुलाई। और बाकी एनी अदर केस हुआ तो बाकी सबके लिए भी 31 जुलाई। यानी इस बात को अगर दोहराएं हम पूरा फिर से तो आप देख सकते हो, सबसे पहले हम बात करेंगे 30 नवंबर की। 30 नवंबर उनके लिए होता है जिनको 92E की रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। कंपनी के लिए एक ही डेट है, 30 सितंबर। दो लोगों के ऊपर 30 सितंबर लगती है,
30 सितंबर कह सकते हो टोटली 3 लोग के ऊपर। पहला तो कंपनी, दूसरा पार्टनरशिप फर्म एच ऑफ इंडिविजुअल जिनको ऑडिट कराना कंपलसरी है, और तीसरा ऐसे पार्टनर जिनकी फर्म को ऑडिट कराना कंपलसरी हो। बाकी सबके लिए 31 जुलाई यही सिंपल डेट है जो आईटीआर की डेट कही जाती है, जिनका सेक्शन है 139(1). अब अगर आप आईटीआर ये जो डेट आपने पढ़ी है इन डेट के अंदर अपने आईटीआर फिल कर दिया है तो उसको कहा जाता है आईटीआर फिल्ड विद इन द ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। क्या कहा जाएगा? आईटीआर फिल्ड विद इन द ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। इस डेट के बाद भरते हो, ठीक है, तो उसका दूसरा नाम हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तहत इस बात को बताया जा रहा है। मान लीजिए मिस्टर श्याम है और इनके जो आईटीआर की ड्यू डेट आ रही है, ठीक है, इनका मान लो सपोज कर लो कि प्रीवियस ईयर हम लोग 19-20 की ही बात कर रहे हैं, तो इनकी ड्यू डेट जो आईटीआर की आ रही है वो 31/7/2020 आएगी। अब अगर मिस्टर श्याम ने इस डेट के अंदर अंदर आईटीआर फिल कर दिया है तो आईटीआर फिल्ड विद इन द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न कहा जाएगा। इस डेट के बाद भरते हैं यानी आईटीआर की ड्यू डेट के बाद, लेकिन असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने से पहले। असेसमेंट ईयर कब कंप्लीट होगा? यानी 31/3/2021 से पहले। अगर एक मतलब ये अगर अप टू 31 जुलाई 2020 भरते हैं तो कहा जाएगा आईटीआर फिल्ड विद इन ड्यू डेट। अगर ये 1/8/2020 से लेके 31/3/2021 के बीच में भरते हैं तो ऐसे रिटर्न को कहा जाएगा बिलेटेड रिटर्न, और इसके बाद तो कभी भर ही नहीं पाएंगे। और एक और होता है रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न में क्या होता है कि आईटीआर आपने भरने में, चाहे आप ये वाला आईटीआर भरे हो चाहे ये वाला, इनमें कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो उसको आप दोबारा सुधार कर सकते हो, और जो वो सुधरा हुआ रिटर्न होगा उसको रिवाइज रिटर्न कहा जाएगा। एक रिटर्न को आप कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हो, और जो सबसे लास्ट वाला रिटर्न होगा वही वैलिड रिटर्न माना जाएगा। अब बात यह आती है कि आप कब तक अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हो। तो जो रिवाइज करने की ड्यू डेट है वो भी यही डेट है, यानी किसी भी रिटर्न को उस असेसमेंट ईयर, इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा 2020-21, असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले पहले आप रिवाइज कर सकते हो कितनी भी बार, 1 बार 2 बार 100 बार, दिन भर में आप 50 बार करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो सबसे लास्ट वाला रिटर्न होगा वही आपका वैलिड रिटर्न माना जाएगा। तो हमने सिंपल शब्दों में आपको बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न बता दिया है। ये थोड़ी देर बाद लिखा हुआ था लेकिन हमने आपको पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया आपको बिलेटेड रिटर्न, ठीक है, यही बात लिखी हुई है। और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है रिवाइज रिटर्न, ये भी हमने आपको पढ़ाया। इसके बाद बात आती है कि अगर आप ड्यू डेट के अंदर आप रिटर्न नहीं भरते हो तो आपको क्या देना पड़ेगा। तो ड्यू डेट के अंदर आप रिटर्न अगर नहीं भरते हो तो आपको लेट फीस देनी पड़ती है, ठीक है, फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द ड्यू डेट, ठीक है। तो उसको कहा जाता है 234F की लेट फीस। ये लेट फीस डिपेंड करती है कि आप कितना लेट करते हो। अगर आपकी इनकम 5 लाख के अंदर है तो लेट फीस लगेगी 1000 रुपये। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो दो बातें हैं, लेट करते हो लेकिन कितना लेट करते हो। 31 दिसंबर तक का लेट करते हो, जैसे भाई साहब यही भाई साहब थे, मान लीजिए सपोज कर लीजिए, इनका एग्जाम्पल आपको बता रहे थे, इन्होंने मान लीजिए इस तारीख तक अपना रिटर्न नहीं भरा, तो इस तारीख तक नहीं भरा तो इनके पास अभी बिलेटेड रिटर्न भरने का मौका कहाँ तक है, यहाँ तक। लेकिन अगर ये 31 दिसंबर 2020 तक भर देंगे तो यहाँ पे गिरेंगे इस 5000 वाली पेनल्टी में, अगर इनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो।
यानी 5 लाख से ज्यादा इनकम को ज्यादा सावधान रहना है। 5 लाख से कम वाले के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लास्ट डे तक भरेगा तब भी 1,000 रुपए। लेकिन अगर जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है उनको थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेट करते हैं लेकिन 31 दिसंबर तक लेट करते हैं तो 5,000 रुपए, और अगर 31 दिसंबर के बाद लेट करते हैं, 31 दिसंबर के भी बाद चले जाते हैं तो वो हो जाएगा कहाँ, 10,000 की पेनल्टी में आ जाएंगे। यानी ये अगर 31/3/2021 तक भरेंगे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी 10,000। मान लो इनकी इनकम 5,50,000 है, इनकी टोटल इनकम कितनी है, 5,50,000। तो इन 31 दिसंबर 2020 तक भरेंगे तो 5,000 की पेनल्टी लगेगी, और 31 दिसंबर 2020 के बाद भरेंगे इस डेट से पहले पहले तो इनको पेनल्टी देनी पड़ेगी 10,000 रुपए। तो ये थी लेट फीस। इनसे भी एमसीक्यू बन जाते हैं तो इन पर ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद हम लोग अभी आगे चैप्टर पढ़ेंगे। एक चैप्टर आता है जिसपे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कहा जाता है। तो एक चैप्टर हम लोग अभी पढ़ेंगे जिसमें सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर का नाम है। अगर कोई आपके लॉसेस हो जाते हैं तो आप उनको किसी दूसरी इनकम से सेट ऑफ कर पाते हो, लेकिन सेट ऑफ करने के भी कई सारे नियम कानून होते हैं। जैसे सिंपल सी बात करें तो जो कैपिटल गेन के लॉसेस होते हैं वो कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होते हैं, किसी दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं होते। ठीक है, तो इसका मतलब है बहुत सारी लॉसेस ऐसे हैं जिनका क्राइटेरिया है कि वो किससे सेट ऑफ होंगे, कब तक सेट ऑफ होंगे। सेट ऑफ नहीं हो पाए तो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। लेकिन कैरी फॉरवर्ड करने की कंडीशन है, कैरी फॉरवर्ड करने की कंडीशन ये है कि अगर आपने जो लॉस हुआ है, ये लॉस होते हैं आपके, मान लीजिए, इन लॉसों को तभी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा जब आपने अपना रिटर्न सही समय के अंदर फिल कर दिया। यानी ड्यू डेट के अंदर अगर रिटर्न नहीं भरते हो, आपका रिटर्न लेट हो जाता है जिसको बिलेटेड कहा जाता है, तो आप इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करा पाओगे, तो ये आपका एक तगड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अब लॉसेस की बात करी गई, इनमें कुछ बताया गया है यहाँ पे कि अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन इन सब में नहीं आता है। मतलब अगर कोई अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा चाहे आपने लेट ही क्यों ना भरा हो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई लॉस आ गया है तो वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा भले लेट भर दिया हो। मतलब इन 4 लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, ये लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे भले ही आपने रिटर्न बिलेटेड वाला ही क्यों ना भरा हो। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद चैरिटेबल ट्रस्ट का आता है, पॉलिटिकल पार्टी का आता है और साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन का आता है। इनके रिटर्न इन सेक्शन में भरे जाते हैं। इनमें कुछ कहानी लिखी हुई है। जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करें तो इनको बस कंट्रीब्यूशन के थ्रू ही इनकम होती है। तो जो भी कंट्रीब्यूशन के थ्रू इनकम हुई है, इन लोग को जो डिडक्शन मिलते हैं, जो एग्जम्पशन मिलते हैं, वो सेक्शन 11 और 12 मिलते हैं। तो इनकी जो भी इनकम हुई है इस एग्जम्पशन देने से पहले, अगर वो इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो इनको ड्यू डेट के अंदर अपना ITR भरना पड़ेगा। अगर नहीं भरेंगे तो इनकी पेनल्टी दूसरी है। इनकी पेनल्टी कितनी है, 100 रुपये पर डे विच शैल फेलियर कंटिन्यू। यानी अगर इनकी जो ड्यू डेट होगी उसमें 2 दिन का लेट करते हैं तो 100 × 2 मतलब 200 रुपये देने पड़ेंगे पेनल्टी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। पॉलिटिकल पार्टी में भी सेम कहानी है, बस इनको जो एग्जम्पशन दी जाती है वो 13A में दी जाती है। इनमें भी सेम कहानी लिखी हुई है कि पॉलिटिकल पार्टी की जो भी इनकम होगी इस एग्जम्पशन देने से पहले अगर वो एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर निकल जाती है तो इनको ड्यू डेट के अंदर अपना ITR भरना पड़ेगा। ऐसा ही साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन के बारे में बात करा गया। ये सब साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है, कई टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं, वो टाइप यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनको भी सेम क्राइटेरिया है कि एग्जम्पशन देने से पहले, ठीक है, इनका भी जो एग्जम्पशन दिया जाता है उस एग्जम्पशन देने से पहले इनका जो एग्जम्पशन है उसका सेक्शन 10 अप्लाई होता है। तो इनकी अगर टोटल इनकम इस एग्जम्पशन देने से पहले मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो ITR भरना पड़ेगा। इनकी पेनल्टी भी वही 100 रुपये पर डे वाली है। इसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए ये सेक्शन अप्लाई होता है, बिजनेस ट्रस्ट के लिए ये सेक्शन अप्लाई होता है, इन्वेस्टमेंट फंड के लिए ये सेक्शन अप्लाई होते हैं,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हल्का हल्का बस रीड करने की नीड है। यहाँ तक की जो आपने बात पढ़ी थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन। क्रॉस का मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, क्रॉस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट रीड वाली भावना से आपको पढ़ लेना है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत की बात। इसके बाद बेटा एक आता है डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है? रिटर्न में जो चीज़ भरनी ज़रूरी होती है वो अगर मिस हो जाए, जैसे मान लीजिए आप अपना एग्ज़ाम देने जाते हो और आपने गलती से रोल नंबर ही नहीं लिखा, तो भाई आपकी कॉपी कैसे चेक हो पाए, कहाँ नंबर चढ़ा दे एग्जाम में? तो बहुत ही सिली मिस्टेक है। मतलब जो लिखना ज़रूरी है, अब मान लीजिए आपका नाम सुरेश है, तो सुरेश नाम के कितने बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे, एग्जामिनर कैसे पहचाने कि कौन सा सुरेश है? आप अगर रोल नंबर लिखना भूल जाते हो तो वो कॉपी आपकी चली जाएगी और आप एग्जाम दे के आए हो लेकिन रोल नंबर नहीं दिया, आपके मार्कशीट में एब्सेंट लिख के आएगा उस पेपर में। तो सेम चीज़ आईटीआर में होती है कि अगर आईटीआर आपका कोई डिफेक्टिव हो जाए, मतलब जो चीज़ भरनी ज़रूरी हो वो मिस हो जाए, ऑनलाइन में ऐसी गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म आगे बढ़ता ही नहीं है जब तक आप मैंडेटरी फील्ड को ना भरो। ऑफलाइन में ऐसी गलती होने के चांसेस हैं। तो अगर आईटीआर में जो चीज़ें भरनी ज़रूरी होती हैं उनमें से कोई चीज़ मिस हो जाती है तो उस रिटर्न को डिफेक्टिव कहा जाता है। और अगर आपको ये पता चल जाए कि वो क्या गलती हुई है तो उस गलती को आप सुधार सकते हो, उसको कहा जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो वो सारी यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं, ये भी आप कह सकते हो, जस्ट रीड करना है आपको। एक बार आप इसको रीड कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी फील्ड में नहीं आता है, फिर भी हल्का सा पढ़ने का इसमें ज़रूरत है, एक बार आप रीडिंग लगा लोगे इसके पास। अब हमने जैसे बताया था कि आईटीआर को वेरीफाई कराना पड़ता है। जब तक आप आईटीआर वेरीफाई नहीं कराओगे तब तक वो आईटीआर नहीं माना जाएगा, मतलब वो इनवैलिड माना जाएगा। तो मुद्दा यह है कि रिटर्न को कौन वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के मोड हमने बताए थे, डीएससी के थ्रू वेरीफाई करा सकते हो, ईवीसी इलेक्ट्रॉनिकली वेरिफिकेशन कोड के थ्रू वेरीफाई करा सकते हो, या एक्नॉलेजमेंट फॉर्म ITR-V पे साइन करके आप भेज सकते हो डिपार्टमेंट में, ये भी वेरीफाई कराने का तरीका है। तो किसी भी तरीके से वेरीफाई कराओ, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कौन वेरीफाई कराएगा ये मुद्दा है। तो अगर एसएससी इंडिविजुअल है तो एसएससी खुद कराएगा। एसएससी इंडिया से बाहर किया गया है तो जिसको भी ऑथोराइज करके गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो अक्सर इंडिया के बाहर रहते हैं, जैसे मान लीजिए रतन टाटा है, तो रतन टाटा जी बहुत ज़्यादा इंडिया में नहीं रहते हैं। अब मान लीजिए ड्यू डेट के समय आईटीआर फाइल करने की डेट आ गई और रतन टाटा यहाँ पे नहीं है, तो कौन वेरीफाई करेगा? रतन टाटा इनकम टैक्स अथॉरिटी को अथोराइज करके जाते हैं कि हमारी जगह पे हमारा जो ऑथराइज पर्सन है, मान लीजिए उन्होंने मिस्टर सुरेश को ऑथराइज करके गए हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो जब भी रतन टाटा को साइन करना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बाकी जगह नहीं, तो मिस्टर सुरेश भी वहाँ वेरीफाई कर देंगे तो काम चल जाएगा। तो उसी को ऑथराइज्ड पर्सन कहा जाता है। तो अगर एसएससी मौजूद नहीं, इंडिया के बाहर है, तो उसका ऑथराइज्ड पर्सन। अगर एसएससी मेंटली इनकेपेबल है तो उसका जो भी गार्जियन होगा वो कर लेगा। एसएससी इस पोजीशन में नहीं है कि वेरीफाई कर पाए तो वही फिर से ऑथराइज पर्सन। तो ये सारी बातें लिखी, सिंपल है, एसएससी खुद या उसका ऑथराइज पर्सन या गार्जियनर, अगर एसएससी मौजूद नहीं है या इंडिया के बाहर है या मेंटली इनकेपेबल है तो। एचयूएफ में कर्ता करेगा, कर्ता जो है वो मेन बंदा होता है एचयूएफ का, वो करेगा। और अगर कर्ता एब्सेंट है या इनकेपेबल है तो कोई भी एडल्ट मेंबर करेगा। ठीक है, फर्म में मैनेजिंग पार्टनर, और अगर मैनेजिंग पार्टनर मौजूद नहीं है, पॉसिबल नहीं है उसका वेरीफाई करना, बाहर है इंडिया के, इनकेपेबल है, तो कोई एडल्ट पार्टनर कर सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर में भी सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, डेजिग्नेटेड पार्टनर या कोई भी पार्टनर। लोकल अथॉरिटी में प्रिंसिपल ऑफिसर, पॉलिटिकल पार्टी में CEO, कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर, और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर का पॉसिबल नहीं है कि इंडिया में नहीं है, बाहर गया हुआ, कहीं कुछ भी और मैटर है, तो फिर कोई और डायरेक्टर कर सकता है जो भी उस समय कंपनी में हो। तो ये वेरिफिकेशन कौन करेगा इसके बारे में यहाँ पे बताया गया।
एक दो बातें और लिखी हुई हैं यहाँ पे, कोई और एसोसिएशन है तो प्रिंसिपल ऑफिसर, और सब में लिखा हुआ है कि वही पर्सन या उसका कॉम्पिटेंट पर्सन जो भी एक्ट में बताया गया है। इसके बाद आता है एक सेक्शन कोटिंग ऑफ आधार नंबर। ठीक है, तो अब अगर आपको पैन नंबर लेना है, परमानेंट अकाउंट नंबर, आईटीआर भरने में सबसे बड़ा ज़रूरी है, कई जगह और पैन काम में आता है। ठीक है, तो अगर पैन का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा। आधार के बिना पैन कार्ड नहीं बन सकता है। जिनका पुराना बन गया था उनको भी अब बताया गया है कि आपको 31 मार्च तक अपना पैन आधार से लिंक कराना होगा, मतलब आधार पैन से लिंक कराना होगा। और जब भी आप रिटर्न भरोगे तो भी आपको आधार नंबर आपको उसमें कोट करना पड़ेगा। तो आधार इनकम टैक्स में कहाँ कहाँ आपको आईटीआर देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा। जब आप पैन बनवाओगे तो आपको आधार नंबर देना पड़ेगा, और जब भी आप रिटर्न भरोगे तो आपको आधार नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया है पूरा का पूरा। यहाँ पे आपका चैप्टर देखा समाप्त हो गया है। अब एक बार पूरा चैप्टर आप पढ़ोगे, जहाँ पे कोई दिक्कत होगी हमसे कॉल करके आप पूछ सकते हैं।